Hi everybody, welcome back to Prep Classes Academy. Today we'll be doing the third chapter of Philosophical Foundation. So let us begin. Education implications of schools of philosophy. ईस्टर्न सिस्टम ऑफ फिलोसफी पहले हम पढ़ेंगे. इसमें क्या है, द ग्रेट सागा कपिला मुनि इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ संख्या फिलोसफी. संख्या फिलोसफी है क्या, वो ईस्टर्न सिस्टम ऑफ फिलोसफी में होता है, उसी बारे में अभी हम पढ़ेंगे. संख्या फिलोसफी एंड एजुकेशन. Sankhya is a dualistic philosophy, meaning it sees reality as having two fundamental principles. संख्या फिलॉसफी एक ऐसा फिलॉसफी है जिसमें दो चीज़ें होती हैं. एक है पुरुषा, जिसे हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस, और एक होता है प्रकृति, जिसको हम बोलते हैं मैटर और नेचर. These two principles are separate but interact to create everything we experience. ये दोनों होते हैं अलग अलग चीज़, लेकिन दोनों जब एक दूसरे के इंटरेक्शन में आते हैं तब जाके ये वर्ल्ड हमारा क्रिएट हुआ है. Here's a breakdown. पुरुषा यानी कॉन्शियसनेस. पुरुषा इज अ ट्रू सेल्फ, द एटर्नल ऑब्जर्वर. हमारे अंदर जो है हमारा ट्रू सेल्फ, दैट इज कॉल्ड पुरुषा. इट्स प्योर, अनचेंजिंग एंड बियॉन्ड टाइम. इट हैज़ नो क्वालिटीज और एक्शंस. इट्स सिंपली अवेयरनेस. ये सिर्फ एक अवेयरनेस है. हमारे मन में जो है, हमारा जो अवेयरनेस है, उसको हम पुरुषा बोलते हैं. द की आइडिया इन संख्या इज दैट वी आर नॉट जस्ट आवर बॉडी और माइंड, बट वी आर एक्चुअली पुरुषा, द कॉन्शियसनेस दैट विटनेसेस एवरीथिंग. तो संख्या के हिसाब से हमारा हम जो हैं वो सिर्फ हमारा बॉडी और माइंड ये मिलके हम नहीं बने हैं. हमारे अंदर एक कॉन्शियस फीलिंग होता है, कॉन्शियसनेस होता है, जिसको कि हम लोग विटनेस करते हैं. उन सब चीज़ों को मिला के हम बनते हैं. वो हो गया पुरुषा. अब प्रकृति क्या है, जिसको नेचर या फिर मटीरियल वर्ल्ड बोलते हैं. प्रकृति इज एवरीथिंग दैट इज मटीरियल एंड एवर चेंजिंग. इट्स वॉट क्रिएट्स द फिजिकल यूनिवर्स. जितने भी फिजिकल चीज़ें हैं दैट इज़ प्रकृति, एंड ऑल द मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेसेस वी गो थ्रू. प्रकृति इज मेड ऑफ 3 गुणास. उसके बाद आता है प्रकृति 3 चीज़ें से बनी होती हैं. एक है सत्व, एक है रजस, एक है तमस. सत्व गुण क्या होता है? सत्व गुण होता है हमारे अंदर 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, तम गुण, रजगुण. सत्व गुण होता है जिसमें सच्चाई होती है, प्योरिटी होती है, हार्मनी होता है, नॉलेज होता है एंड कामनेस होता है. रज गुण होते हैं जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, एरोगेंट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, डिज़ायर हमारे अंदर रहता है, पैशन बहुत ज़्यादा रहता है. तम गुण जो होता है वो होता है जिसमें हम बहुत ही बैकवर्ड में चले जाते हैं, हमारे पास्ट में बहुत इंडल्ज होते हैं, डार्कनेस में चले जाते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं, उसको बोलते हैं तम गुण. इन तीनों गुण को बना के बनता है प्रकृति. These 3 gunas interact to form all the various forms in the universe, both physically and mentally. इन तीनों के मिलाव से ही हम बनते हैं. What are the different phases in the संख्या philosophy? बहुत सारे phases होते हैं, बहुत सारे stages होते हैं इस संख्या प्रोसेस में. वो क्या होते हैं? पहला होता है dormant state, before anything exist. dormant state मतलब एकदम जब कुछ भी नहीं था. Imagine before the universe existed, everything was in calm, quiet and still state. Nothing was happening. This is called प्रकृति's dormant state. Dormant state क्या होता है? जब कुछ भी नहीं था यूनिवर्स में, सब कुछ शांत था और स्टिल था. ये प्रकृति का dormant state था. इट्स लाइक अ ब्लैंक कैनवस. एक ब्लैंक पेंटिंग कैनवस के जैसा है, रेडी टू बी फिल्ड विथ कलर्स, बट फॉर नाउ एवरीथिंग इज स्टिल. जो कि रेडी है कि उसमें कब कलर फिल हो और एक प्रकृति बने. वो हो गया पहला स्टेट, जिसको बोलते हैं डॉर्मेंट स्टेट. फिर आता है महत यानी कॉस्मिक इंटेलिजेंस. द महत विच मीन्स बिग यानी कॉस्मिक कम्स इन टू प्ले. सबसे पहले महत आता है. दिस इज लाइक द फर्स्ट स्पार्क ऑफ इंटेलिजेंस और विजडम दैट स्टार्ट्स ऑर्गेनाइजिंग द यूनिवर्स. इट्स द बिगिनिंग ऑफ हाउ थिंग्स विल बी अरेंज्ड एंड हाउ एवरीथिंग विल कम इन टू बींग्स. महत का मतलब है जब दुनिया में यूनिवर्स में कुछ नहीं था, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, पहले महत आया, एक बहुत ही बिग कॉस्मिक हम लोग जो बोलते हैं वो आया. वो क्या है? इट्स अ स्पार्क, एक छोटा सा चिंगारी है इंटेलिजेंस एंड विजडम का, जिससे कि धीरे धीरे हर बीइंग बनना शुरू होता है. महत्व के बाद आता है अहंकारा यानी ईगो, आई, जिसमें हमारा आई वाला सेंस, आई एम दिस, आई हैव डन दिस, आई एम डूइंग दिस. तो वो जो आई का फीलिंग होता है अहंकार का होता है. नेक्स्ट फ्रॉम दिस इंटेलिजेंस, इस इंटेलिजेंस से आ जाता है अहंकार. दिस इज वेयर द फीलिंग ऑफ आई मी स्टार्ट्स टू डेवलप. इट्स लाइक व्हेन वी फर्स्ट रियलाइज वी आर एन इंडिविजुअल सेपरेट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स. सबसे पहले हमें सिर्फ हम दिखाई देते हैं कि हम ही हैं बस और कोई नहीं है, दैट इज़ अहंकारा. फिर आता है मनस यानी माइंड एंड सेंसेस. आफ्टर द ईगो द माइंड इज क्रिएटेड. दिस इज वेयर वी स्टार्ट थिंकिंग, फीलिंग एंड प्रोसेसिंग थिंग्स.
Along with the mind, our 5 senses also come into play. These help us experience and interact with the world around us. तो अहंकार था पहले हमारे अंदर आई था, वहाँ से हमारा मनस आया, हमारे अंदर फीलिंग्स आए, हमने प्रोसेस किया हर चीज़ों को, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स काम करने लगे और फिर हम लोग इस वर्ल्ड के साथ एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्ट करने लगे. Subtle element. From the mind and ego, the subtle elements are created. These are basic energies that are invisible to us but are building blocks of the universe. क्या चीज़ें हैं जो इनविजिबल है लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है? वो है साउंड, स्पेस, टच, एयर, एवरीथिंग. ये है फाउंडेशन ऑफ द यूनिवर्स. फिर आता है ग्रॉस एलिमेंट यानी फिजिकल वर्ल्ड. ग्रॉस एलिमेंट में आ जाते हैं हमारे 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ नेचर जो है अर्थ, वाटर, फायर एंड स्पेस. These elements make us everything in the material world like our body, the environment and the living things. फिर आता है साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड चेंज. अब ग्रॉस एलिमेंट बन गया, फिजिकल एलिमेंट्स आ गए, उसके बाद आता है द साइकिल ऑफ क्रिएशन. द यूनिवर्स कीप्स इवॉल्विंग, चेंजिंग, ग्रोइंग, अडेप्टिंग, एवरीथिंग इन अ कॉन्स्टेंट मोशन एंड डिफरेंट थिंग्स आर बीइंग क्रिएटेड, प्रिजर्व्ड एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉयड. इसी तरीके से फिर हमारे नेचर का काम स्टार्ट होता है, नई चीज़ें बनती हैं, फिर और बदलती हैं, अडेप्ट करती हैं, ख़त्म होती हैं, फिर एक नई चीज़ शुरू होती है. इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है. फिर आता है डिसोल्यूशन यानी एंड ऑफ एवरीथिंग. एट अ पॉइंट एवरीथिंग डिजॉल्व्स बैक इनटू इट्स ओरिजिनल स्टिल स्टेट. उसके बाद ओरिजिनल स्टिल स्टेट फिर एंड हो जाता है और फिर मैनिफेस्ट होता है, फिर वो साइकिल क्रिएशन का फिर शुरू होता है. इस तरीके से ये दुनिया चलती है. दिस इज द संख्या फिलॉसफी. नेक्स्ट है योगा, फिलॉसफी एंड एजुकेशन. योगा इज़न्ट जस्ट अबाउट फिजिकल एक्सरसाइज. योगा जो है वो सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में नहीं है. इसमें आता है कि हम टीच करते हैं, गाइड करते हैं टू लिव मोर पीसफुली, बैलेंस्ड एंड विथ कनेक्टेड लाइफ. यूनियन ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट. योगा का मतलब क्या होता है? यूनियन, एकजुट होके आना बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट का. द 8 लिम्स ऑफ योगा, अष्टांग जिसको बोला जाता है अष्टांग योगा. 8 लिम्स ऑफ योगा क्या क्या हैं? पतंजलि एंड एंशिएंट टीचर थे, आउटलाइंड 8 की स्टेप्स फॉर लिविंग अ गुड लाइफ. क्या क्या है वो? यमस यानी काइंडनेस एंड ट्रूथफुलनेस के पास. नियमस यानी क्लेंडलीनेस एंड कंटेनमेंट. आसना, योगा पोजेस करके. प्राणायामा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज टू काम द माइंड. प्रत्याहारा मतलब टर्निंग ऑफ डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना. धारणा, कॉन्सेंट्रेशन. ध्याना, मेडिटेशन. एंड समाधि, अ स्टेट ऑफ ब्लिस और डीप पीस, हमारा जो डीप वननेस विद एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड समाधि. डिटैचमेंट एंड इनर पीस. वन ऑफ द मेन गोल ऑफ योगा इज टू प्रैक्टिस डिटैचमेंट फ्रॉम द कॉन्स्टेंट चैटर ऑफ द माइंड एंड द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द लाइफ. हमारे एंजाइटी, डिज़ायर, इन सब चीज़ों से दूर रहना इज योगा. सेल्फ रियलाइज करना, थॉट्स के बियॉन्ड जाना, इमोशंस के बियॉन्ड जाना, हर चीज़ों से एक जो हम लोग लगाव रख लेते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, उन सब चीज़ों से दूर रह के अपने खुद के पूरे महत्व में रहना, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन. योगा एजुकेशन क्या है? योगा एजुकेशन इज़ अबाउट लर्निंग प्रैक्टिकल एंड फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ योगा. इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं? फिजिकल प्रैक्टिस जिसको हम लोग आसन बोलते हैं, अलग अलग टाइप के आसन होते हैं योगा में, आप लोगों को पता है, वो आ जाता है हमारा फिजिकल प्रैक्टिस में. ब्रीदिंग टेक्निक्स आ जाती हैं जिसमें प्राणायाम होता है, कपाल भारती होता है, वो सब आ जाते हैं हमारे ब्रीदिंग टेक्निक्स. माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, जहाँ पे साइलेंट मेडिटेशन किया जाता है माइंड को काम करने के लिए, डिस्ट्रैक्शन को रिड्यूस करने के लिए और डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर इनर पीस एंड क्लैरिटी, दैट इज माइंडफुलनेस. एथिक्स एंड लाइफस्टाइल, जहाँ पे यमस एंड नियमस आता है. योगा एजुकेशन टीचर्स अबाउट लिविंग इन अ वे दैट्स पीसफुल एंड एथिकल. उसमें क्या क्या आता है? बीइंग काइंड टू अदर्स, बीइंग ऑनेस्ट, टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी. ठीक है. द यमस है मोरल रूल्स, नियमस है पर्सनल प्रैक्टिसेस. इन दोनों को मिलाने से हमारा एथिक्स एंड लाइफस्टाइल अच्छा होता है. होलिस्टिक अप्रोच मतलब एक ओवरऑल डेवलपमेंट. ये सिर्फ हमारे फिजिक को पूरे एकदम स्लिम बॉडी करने के लिए नहीं होता है. इट इज़ समथिंग विच इज़ ए होलिस्टिक अप्रोच. होलिस्टिक ग्रोथ होता है हमारे बॉडी का, हमारा माइंड, बॉडी, सोल सब कुछ एक साथ यूनियन में आता है. न्याय, फिलॉसफी एंड एजुकेशन. अब न्याय फिलॉसफी क्या है? न्याय जो है इज़ वन ऑफ द 6 मेजर फिलोसफिकल स्कूल्स ऑफ इंडिया. इट फोकसेस ऑन लॉजिक, रीजनिंग एंड नॉलेज. इसमें 3 चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, लॉजिक, रीजनिंग एंड नॉलेज. द वर्ड न्याय, न्याय का मतलब क्या है? हम लोग जो जनरल हिंदी बोलते हैं उसका मतलब है जस्टिस इन संस्कृत. एंड इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ वी कैन गेन ट्रू नॉलेज थ्रू रीजनिंग. ब्रेक डाउन यहाँ पे उसको हम लोग एक्सप्लेन करके समझते हैं. द इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉजिक क्या है? न्याय philosophy teaches that the way to understand reality and truth is through careful reasoning and logic.
रीजनिंग एंड लॉजिक के मदद से ही हम एक रियलिटी को समझ सकते हैं. इट सेज दैट इफ़ वी यूज लॉजिक प्रॉपरली वी कैन अराइव एट द ट्रुथ एंड अवॉइड कन्फ्यूजन. फिर आता है प्रमनस यानी मीन्स ऑफ नॉलेज. न्याय बिलीव देर आर 4 मेन वेज टू गेट नॉलेज कॉल्ड प्रमनस. दीज आर लाइक द टूल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड. और इसमें क्या क्या आता है? परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन एंड टेस्टिमनी. परसेप्शन क्या होता है? वॉट यू डायरेक्टली सी, हियर और एक्सपीरियंस विद योर सेंसेस. अपने खुद के सेंसेस से जो आप देखते हो, जो खुद सुनते हो, खुद एक्सपीरियंस करते हो. इन्फ्रेंस होता है व्हाट यू फिगर आउट फ्रॉम रीजनिंग और कंक्लूजन. रीजनिंग और कंक्लूजन और फैक्ट्स के बेसिस पे जहाँ पहुँचते हो उसको बोलते हैं इन्फ्रेंस. कंपैरिजन होता है जहाँ पे दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं. एंड टेस्टिमनी होता है जहाँ ट्रस्टिंग रिलायबल सोर्सेस और पीपल, ये सब हमने जैसे जो लोग LLB भी पढ़ते हैं उसमें ये सब आते हैं. मीन्स ऑफ नॉलेज जहाँ पे हम लोग परसेप्शन करते हैं, इन्फ्रेंस करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, टेस्टिमनी लेते हैं, इसको बोलते हैं प्रमनस, जो कि दूसरा ब्रेकडाउन है न्याय फिलॉसफी का. फिर है द गोल ऑफ नॉलेज यानी लिबरेशन, जिसको मोक्ष भी बोला जाता है. जस्ट लाइक अदर इंडियन फिलोसफीज, न्याय ऑल्सो एम्स एट मोक्ष, फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग एंड इग्नोरेंस. बाय यूजिंग लॉजिक एंड गेनिंग करेक्ट नॉलेज वी कैन क्लियर अप कन्फ्यूजन. अगर हम लोग लॉजिकली सोचें, हर चीज़ करेक्ट नॉलेज लें, तो हम लोग कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग से हमेशा दूर रहेंगे. डिबेट एंड डिस्कशन. डिबेट एंड डिस्कशन जो होता है उसकी मदद से हम कोई भी जो सिचुएशन होता है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और क्लैरिफाई कर सकते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है. फिर है रियलिज्म. न्याय बिलीव्स इन रियलिज्म, मीनिंग दैट द वर्ल्ड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ आवर माइंड्स, सो व्हाट वी सी एंड एक्सपीरियंस इज रियल एंड आवर गोल इज टू अंडरस्टैंड इट बेटर थ्रू रीजनिंग. फिर आता है न्याय एजुकेशन क्या है. इन न्याय एजुकेशन द फोकस इज ऑन लर्निंग हाउ टू थिंक क्लियरली, लॉजिकली एंड सिस्टमैटिकली. जैसे हमने पढ़ा कि न्याय है क्या, तो इट इज़ अबाउट लॉजिक एंड नॉलेज. तो न्याय एजुकेशन क्या होता है? जहाँ पे हम लोग लर्न करते हैं, फोकस करते हैं किस चीज़ में? किसी भी चीज़ को लर्न करना क्लियरली, लॉजिकली एंड सिस्टमैटिकली. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट. इसमें सिर्फ मेमोरी करके, लर्न करके, रोट लर्निंग नहीं करना है. इट इज़ द एबिलिटी टू रीजन एंड एनालाइज सिचुएशन. तो पहला है लर्निंग थ्रू लॉजिक एंड डिबेट. डिबेट स्टूडेंट को जो है उनको एनकरेज करना, क्वेश्चन पूछने के लिए, डिस्कस करने के लिए, और ज़्यादा क्रिटिकली सोचने के लिए, ताकि वो एक लॉजिकल आंसर निकाल सकें, एक टॉपिक को अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन करके समझ सकें. स्टडिंग द प्रमनाज यानी टूल्स ऑफ नॉलेज. जो 4 प्रमनाज हमने पढ़ा, द न्याय एजुकेशन स्टूडेंट लर्न हाउ टू यूज़ दीज 4 प्रमनाज. कैसे परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन एंड टेस्टिमनी यूज़ करना है वो समझते हैं. फिर एक क्लैरिफाइंग कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्याय मेनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड आर्ग्यूमेंट्स अराइज फ्रॉम यूजिंग अनक्लियर एंड कन्फ्यूजिंग डेफिनेशन. डेफिनेशन ही जब कन्फ्यूजिंग होता है उस वजह से अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है. इसीलिए कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है क्लैरिफाई होना. Practical application. It also teaches students how to apply logic and reasoning to real world and while making decisions and solving problems. Achieving wisdom and liberation. The ultimate goal of Nyaya education is to help students gain wisdom, यानी अचीव करना मोक्ष, by using logic to remove ignorance. Logic यूज़ करके अपने लाइफ से ignorance and confusion को हटा के. Vedanta philosophy and education. अब Vedanta is all about understanding the truth of life, who we really are. The name Vedanta means the end of knowledge. इसके की आइडियाज़ क्या क्या हैं? द अल्टीमेट रियलिटी यानी ब्रह्मन. तो ब्रह्मण क्या है? ब्रह्मण इज द आइडिया दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स कम फ्रॉम वन सोर्स. एक ही सोर्स से सब कुछ आता है. इट्स एन अल्टीमेट रियलिटी विच इज़ इनफिनाइट एंड अनचेंजिंग. फिर आता है योर ट्रू सेल्फ यानी आत्मना, मतलब आपके खुद का ट्रू सेल्फ जो होता है उसको आत्मना बोलता है. इज़ नॉट जस्ट योर बॉडी और माइंड, इज़ द रियल यू विच इज़ कनेक्टेड टू ब्रह्मना. दिस मीन्स डीप डाउन यूर वन विद एवरीथिंग इन द यूनिवर्स. फिर आता है माया यानी इल्यूजन. द वर्ल्ड वी सी अराउंड अस इज लाइक एन इल्यूजन. जैसे हम बोलते हैं मोह माया में मत रहो, दैट इज़ माया. वी सी एवरीथिंग इज सेपरेट बट इन रियलिटी वी आर ऑल पार्ट ऑफ वन बिग यूनिवर्सल ट्रुथ कॉल्ड ब्रह्मना. Then goal, freedom यानी मोक्षा. The goal of Vedanta is to realize that your true self is one with Brahmana and this brings freedom from all suffering and confusion. सारे suffering and confusion से आपको वो दूर लाके मोक्ष में ले आए. How to reach मोक्ष, उसका भी वेदांत के हिसाब से कुछ पार्ट्स हैं जो कि हैं ज्ञान योगा, भक्ति योगा, कर्म योगा एंड रज योगा. ज्ञान योगा है द पाथ ऑफ नॉलेज, लर्निंग अबाउट ट्रुथ, ट्रुथ के बारे में जानना, सच्चाई जानना. द पाथ ऑफ लव एंड डिवोशन इज भक्ति योगा. द पाथ ऑफ सेल्फलेस एक्शन, डूइंग गुड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, इज कॉल्ड कर्म योगा.
एंड राजा योगा इज़ द पाथ ऑफ मेडिटेशन एंड कंट्रोलिंग योर माइंड। अब जब हम एजुकेशन के बारे में बात करें, वेदांत एजुकेशन क्या टीच करता है हमें? वो टीच करता है अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ अबाउट हु यू रियली आर एंड हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। तो पहला है लर्निंग फ्रॉम एंशियंट टेक्स्ट। एंशियंट टेक्स्ट में हमारा क्या आ जाता है? उपनिषद, भगवद गीता, ये सब आ जाते हैं। तो उनसे हमें टीचिंग्स लेना है। दीज बुक्स एक्सप्लेन डीपर ट्रूथ ऑफ लाइफ। फिर है मेडिटेशन, जो कि हेल्प करता है माइंड को हमारे पीस करने के लिए और हमारे आत्मा के साथ कनेक्ट करने के लिए। रियलाइजिंग योर ट्रू सेल्फ यानी मोक्ष, जैसे मैंने बताया, फ्रीडम एंड पीस। लिविंग विद विजडम मतलब एक रियलिटी के साथ, काइंडनेस के साथ, लव के साथ रहना। एंड रोल ऑफ गुरु इन वेदांता, हैविंग गुरु अ वाइज टीचर इज इम्पॉर्टेंट। गुरु जो होता है वो आपको सच्चाई की ओर लेके जाता है, एक स्पिरिचुअल फ्रीडम देता है और हमेशा गाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। अब वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में क्या क्या है? पहला है आइडलिज्म, जो है जिसका मतलब है बिलीविंग। फिर है नेचुरलिज्म, जो है रिटर्न टू नेचर। फिर है प्रैग्मेटिज्म, जो है एक्सपीरियंसिंग। फिर है एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो है चूजिंग। अब हम इसके बारे में एक एक पढ़ते हैं। पहला है आइडलिज्म। द वर्ड आइडलिज्म सिग्निफाइज टू मीन्स या टू टर्म्स, दैट इज आइडिया एंड आइडल। प्लाटो जो थे कंसीव्ड ऑफ आइडियाज़ एज अ बेसिस ऑफ फिलॉसफी। उनके हिसाब से आइडियाज़ आर द बेसिस ऑफ फिलॉसफी। हिज फिलॉसफी ऑफ आइडलिज्म विच रिप्रेजेंट्स मोर ऑफ आइडियाज़ कैन बेटर बी नोन एज आइडलिज्म। इट इज़ एन ओल्ड फिलॉसफी। अब कॉन्सेप्ट ऑफ आइडलिज्म है क्या, देखते हैं। आइडियाज़ आर फाउंडेशन। इसके हिसाब से वॉट वी थिंक एंड हाउ वी परसीव थिंग्स आर मोर रियल देन फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस। हम लोग क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं चीज़ों को देख के अपने कॉन्शियस माइंड से, वो सच है और फिजिकल वर्ल्ड कुछ नहीं है इसके हिसाब से। रियलिटी कम्स फ्रॉम माइंड। जो माइंड में आता है, जो थॉट्स आते हैं, जो परसेप्शंस आते हैं, वही रियल होता है। फॉर एग्जाम्पल, द वे यू सी अ ट्री माइट बी डिफरेंट फ्रॉम फॉर समवन एल्स एंड आइडलिस्टिक वुड से द बोथ ऑफ योर परसेप्शंस आर शेप्ड बाय योर माइंड। दो लोग अगर सेम ट्री को देख रहे हैं, दोनों का देखने का नज़रिया बहुत अलग है। तो इसीलिए जो आप सोच रहे हो आपके लिए वही सच्चाई है, ठीक है। द रोल ऑफ माइंड, द माइंड प्लेज ह्यूज रोल इन हियर। आइडलिज्म सेज दैट इवन दो वी थिंक द वर्ल्ड इज रियल एंड सेपरेट फ्रॉम अस, इट्स एक्चुअली अ माइंड दैट क्रिएट्स हाउ वी सी द वर्ल्ड। हम लोग कुछ भी देखें सामने, कुछ भी करें, लेकिन जो हम सोचते हैं, जो हमारे माइंड में है, वही इस वर्ल्ड को क्रिएट करता है। Spiritual or universal mind. Some forms of idealism, like philosophical idealism, go a step further and say that there is a universal or divine mind behind everything. This means everything in the universe might be connected to this large, more perfect mind or consciousness. मैंने यहाँ पे एक simple example दिया समझने के लिए. Imagine you dream a beautiful beach. Even though the beach is not physically there, when you are awake, it exists in your mind, and in the dream, it feels very real. तो आइडलिज्म क्या बोलता है? सेज दैट जस्ट लाइक द ड्रीम द होल वर्ल्ड माइट बी क्रिएटेड एंड शेप्ड बाय आवर माइंड और कॉन्शियसनेस। जैसे हमने वो सपने को सच में देखा, वैसे ही हम अपने सोच से कुछ भी कर सकते हैं, वर्ल्ड को कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं या शेप कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड आइडलिज्म। टाइप्स ऑफ आइडलिज्म में आता है मेटाफिजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, एब्सोल्यूट। मेटाफिजिकल क्या है? What it means, the whole world is made of ideas और thoughts। इसका मतलब है मेटाफिजिकल आइडलिज्म के हिसाब से सारे वर्ल्ड आइडियाज़ एंड थॉट्स के हिसाब से बना है। सिंपल एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल में है, इमेजिन यू आर ड्रीमिंग, एवरीथिंग इन द ड्रीम लाइक द पीपल, प्लेस एंड इवेंट्स ओनली एग्जिस्ट इन योर माइंड। मेटाफिजिकल आइडलिज्म सेज द वर्ल्ड कुड बी लाइक दैट, एवरीथिंग एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ आवर माइंड। फिर है एपिस्टेमोलॉजिकल आइडलिज्म। एपिस्टेमोलॉजिकल क्या है? वी कांट नो द वर्ल्ड एज इट ट्रूली इज। Our mind shape how we experience the world. We know the world only through our thoughts and senses. हम जैसा सोचते हैं दुनिया वैसा ही है। जैसे मैंने ट्री वाला एग्जाम्पल दिया, दो जन देखते हैं एक चीज़ को, दोनों का देखने का नज़रिया अलग होता है, तो दैट इज़ एपिस्टेमोलॉजिकल आइडलिज्म। ऑब्जेक्टिव आइडलिज्म क्या है? देयर इज़ अ यूनिवर्सल माइंड और स्पिरिट दैट शेप्स एवरीथिंग। द होल वर्ल्ड इज कनेक्टेड बाय द बिगर माइंड। Example, think of a big universal mind that connects and creates everything. Everything in the world is part of this greater mind. फिर सब्जेक्टिव आइडलिज्म क्या है? द वर्ल्ड एग्जिस्ट इन ईच पर्सनस माइंड। एवरीवन हैज़ देयर ओन विजन। सबका अपना खुद का एक विजन रियलिटी है, उसके हिसाब से वो दुनिया को देखते हैं। एब्सोल्यूट आइडलिज्म इज द माइंड एंड द वर्ल्ड आर नॉट सेपरेट। एवरीथिंग, थॉट्स, थिंग्स एंड पीपल आर ऑल पार्ट ऑफ वन बिग कनेक्टेड रियलिटी। एग्जाम्पल, इमेजिन एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज कनेक्टेड लाइक अ जाइंट वेब। सब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट आइडलिज्म।
एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म। एजुकेशन का एम क्या है आइडियलिज्म के हिसाब से? डेवलपिंग मोरल कैरेक्टर, यानी ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड एथिकल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। एनहांसिंग इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉम्प्लेक्स आइडियाज़, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सब करने से इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इंक्रीज़ होती हैं। फोस्टरिंग पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ के लिए स्टूडेंट को सपोर्ट किया जाता है फॉर डिस्कवरिंग एंड रिसर्च विद देयर फुल पोटेंशियल। अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल ट्रूथ जानना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को समझाना है द इम्पॉर्टेंस ऑफ एंड्योरिंग आइडियाज़ दैट हेल्प देम मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। अप्रिशिएटिंग ब्यूटी एंड कल्चर, उनको ब्यूटी, म्यूज़िक, आर्ट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कल्चर जो है उन सबको बहुत अप्रिशिएट करना सिखाना है। प्रमोटिंग आइडल वैल्यूज़ एंड बिलीफ, आइडल वैल्यूज़ एंड बिलीफ बच्चों के अंदर आना बहुत ज़रूरी है। टीचर का एक होना चाहिए कि उनको बच्चों को ये टीच करना है ताकि सोसाइटी भी इम्प्रूव्ड रहे। नेचुरलिज्म के हिसाब से वर्ल्ड में, दुनिया में जो कुछ भी होता है, जो भी कुछ काम होता है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ नेचर एंड नेचुरल लॉज। कुछ भी सुपर नेचुरल फोर्सेस या मैजिक नहीं होता है, जस्ट द नेचुरल वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स। Everything is part of nature. Everything around us, like plants, animals and people, is part of nature. We don't need any magical or supernatural explanation to understand them. Science explains everything. ये लॉजिक के लिए बात करता है। इनके हिसाब से naturalism believes that science can explain how things happen. For example, if a plant grows, it's because of things like sunlight, water and soil. It's natural, not because of some supernatural forces. ह्यूमन बिहेवियर इज़ नेचुरल, उनके हिसाब से ह्यूमन बिहेवियर जो है वो भी नेचुरल लॉज के वजह से होता है। हमारे जो एक्शंस होते हैं, हमारे थॉट्स होते हैं, इट इज़ शेप्ड बाय थिंग्स लाइक बायोलॉजी, हाउ आवर बॉडी वर्क्स। नेचुरलिज्म इज़ अ फिलॉसफी दैट व्यूज़ नेचर एंड नेचुरल प्रोसेसेस एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। उनके हिसाब से, नेचुरलिज्म के हिसाब से साइंस जो होता है दैट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। अब उसको ब्रेक डाउन करते हैं। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेक्शन। इसी से बच्चे एक्सप्लोर कर सकते हैं। एम्फसाइजिंग प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को रियल वर्ल्ड सोल्यूशंस और प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में हेल्प करता है। एनकरेजिंग क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन बच्चों में और ज़्यादा एनकरेज करना। वो कैसे हो सकता है? क्वेश्चंस एंड डिस्कवर आंसर्स ऑन देयर ओन, उनको क्वेश्चंस देना और आंसर्स वो खुद ढूंढें, खुद खोज करने की कोशिश करें। दैट इज़ हाउ एनकरेज क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन। देन वी हैव रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल डेवलपमेंट, रिकॉग्नाइज एंड सपोर्ट ईच स्टूडेंट्स इंडिविजुअल पेस। बच्चों का खुद का लर्निंग पेस जो होता है, स्टाइल होता है, उसको रिस्पेक्ट करना। इंटीग्रेटिंग नेचर इनटू लर्निंग में नेचर को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? आउटडोर एक्टिविटी से। फिर फोस्टरिंग होलिस्टिक ग्रोथ बच्चों का कैसे होगा? जिसमें फिजिकल भी होगा, इमोशनल भी होगा, मेंटल एंड इंटेलिजेंट ग्रोथ भी होगा। फिर है हमारा टाइप्स ऑफ नेचुरलिज्म, जिसमें पहला है बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स थ्रू द लेंस ऑफ बायोलॉजी। looks at how natural process like evolution and genetics explain living things and their behavior. ये पूरी तरह से बायोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। Studying how human develop and learn from biological perspective, considering how our genes and brain functions. तो बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म जो है वो पूरी तरह से बायोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। फिर है फिजिकल साइंस नेचुरलिज्म। इट अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू फिजिकल साइंस लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिकल साइंस में दो चीज़ें होती हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो इट यूजेस प्रिंसिपल्स फ्रॉम दीज साइंस टू एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना जो होते हैं, हमारे क्लाइमेट्स होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो फिजिकल साइंस नेचुरलिज्म में हम पढ़ते हैं। मैकेनिकल नेचुरलिज्म में हमारा आ जाता है इकोसिस्टम या फिर ह्यूमन बॉडी। तो वो किस तरीके से मैकेनिक्स जो काम करता है, वो जो मैकेनिकल प्रोसेस होता है, जो मशीन्स होते हैं, नेचर को वो मशीन की तरह देखते हैं और कैसे उसमें फिजिकल लॉज और प्रोसेसेस काम करते हैं, उसको हम मैकेनिकल नेचुरलिज्म के हिसाब से देखते हैं। यहाँ पे है करिकुलम एंड मेथड ऑफ टीचिंग। कैसे करिकुलम हम जो बनाते हैं बच्चों का इन्फेंसी में, चाइल्डहुड में, एडोलेसेंस में और यूथ में, करिकुलम के साथ मेथड्स ऑफ टीचिंग भी दिया है। ये आप एक बार देख लेना। डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड सेंसेस, मोरल कन्वर्जेशन थ्रू मदर टंग, कैसे हम लोग एज के हिसाब से बच्चों को करिकुलम एंड मेथड ऑफ टीचिंग देते हैं, वो एक बार आप देख लेना। ये एक छोटा सा टेबल आपके बुक में दिया हुआ है इस टॉपिक के बारे में, तो मैंने यहाँ पे बना दिया है। आप इसको देख के एक बार समझ जाना कि हम लोग किस तरीके से करिकुलम एंड मेथड ऑफ टीचिंग बनाते हैं। फिर है हमारा प्रैग्मेटिज्म।
Pragmatism is a philosophical approach that emphasizes the practical application of ideas and the importance of outcome in shaping knowledge. In the context of education, pragmatism focuses on making learning relevant to real life experience and problem solving solution. यहाँ पे real life problems बच्चों को दिए जाते हैं ताकि उनका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो उनकी क्वालिटी है वो उभर के आए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग वो कर सकें और रियल लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकें. क्या इसमें क्या क्या आ जाता है? पहला है लर्निंग बाय डूइंग. जैसे मैंने बोला कि बच्चों को प्रैक्टिकल एक्टिविटी करवाया जाता है ताकि वो सॉल्व करें रियल प्रॉब्लम्स. एम्फेसिस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग. क्रिटिकल क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनको क्रिटिकल एक्टिविटी दिया जाता है जिसका वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. रेलेवेंस टू रियल लाइफ. करिकुलम एंड लर्निंग एक्टिविटी जो है वो रेलेवेंट होना चाहिए, अपने खुद के सराउंडिंग के साथ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होने चाहिए जो कि वो एवरीडे एक्सपीरियंस में अप्लाई कर सकें. Adaptability and flexibility. Education should be adaptable to the changing needs of student. स्टूडेंट के नीड्स के हिसाब से एजुकेशन भी चेंज होना चाहिए और टीचर्स का टीचिंग मेथड भी. Encouraging reflection and experience. Students should reflect on their experience to understand and learn from them. Provide opportunities for students to think about and discuss their experience. उनके experience जो उन्होंने किया उस चीज़ को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग उनको encourage कर सकें. एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चों का बहुत ज़रूरी है जिसमें कि हम स्टूडेंट को encourage कर सकते हैं एक्टिव रोल लेने के लिए एजुकेशन में, डिसीजन लेने में और बाकी जितने भी एक्टिविटी हम लोग देते हैं उसमें वो इन्वॉल्व रहें. प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से टीचर का क्या रोल होना चाहिए? एक फैसिलिटेटर होना चाहिए बच्चों के गाइडेंस में, एनकरेज करना चाहिए बच्चों को खुद क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए, डिज़ाइनर होना चाहिए ताकि वो बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस दे सके, एडेप्टर होना चाहिए कि बच्चों के हिसाब से टीचर अपना टीचिंग मेथड भी अडेप्ट करे और चेंज करे, प्रमोटर होना चाहिए बच्चों को और ज़्यादा एनकरेज करना पार्टिसिपेट करने के लिए, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होना चाहिए कि जो रेगुलरली एक्सेस कर सके बच्चों को अलग अलग तरीक़ों से, सपोर्टर होना चाहिए बच्चों को सपोर्ट करना, उनको हैंड्स ऑन एक्टिविटी देके उनको अच्छी तरीके से गाइड करना बहुत ज़रूरी है. फिर आता है हमारा लास्ट टॉपिक जो है एग्जिस्टेंशियलिज्म. एग्जिस्टेंशियलिज्म इज़ अ फिलोसफिकल अप्रोच दैट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल्स फ्रीडम, चॉइस एंड द रिसर्च ऑफ मीनिंग सीमिंगली इन डिफरेंट और केओटिक वर्ल्ड. ये जो होता है ये फिलोसफी अप्रोच जो होता है फोकस करता है इंडिविजुअल के चॉइसेस के फ्रीडम पे. Focuses on individuals' freedom. People have the freedom to make their own choices and they're responsible for their own actions. वो जो करते हैं उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार होते हैं और वो अपने choices खुद ले सकते हैं. ये हो गया focus on individual freedom. फिर है search for personal meaning. Each person must find their own meaning and purpose. उनका खुद का purpose क्या है लाइफ में. Life doesn't come with built-in meaning. कुछ भी आप डिसाइड करते हैं अपने लाइफ को किस तरीके से आप बनाना चाहते हैं वो आपके खुद पे डिपेंड करता है. Emphasis on ऑथेंटिसिटी. इट्स इंपॉर्टेंट टू लिव जेन्यूनली एंड स्टे ट्रू टू योर सेल्फ. अपने आप की तरफ ऑनेस्टी रखना बहुत ज़रूरी है, ट्रू डिज़ायर रखना, बिलीफ रखना बहुत ज़रूरी है एज पर एग्जिस्टेंशियलिज्म. कन्फ्रंटिंग लाइफ्स एब्सर्डिटी. लाइफ में जितने भी केओटिक चीज़ें आती हैं या कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो हमारा खुद का काम है कि हम उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं. तो एक्नॉलेज दैट लाइफ कैन बी अनप्रिडिक्टेबल. लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है कभी भी, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है. डीलिंग विद एनजाइटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. द फ्रीडम टू मेक चॉइसेस कैन ब्रिंग एनजाइटी. जो भी फ्रीडम हम लोग जो कुछ भी अपने लाइफ में हम डिसाइड करते हैं, कभी कभी कुछ डिसीजंस गलत हो जाते हैं जिससे हमें एनजाइटी आ सकती है. उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं और उसको हमें खुद ही किस तरीके से हम उसको एक्सेप्ट करें और किस तरीके से उस प्रॉब्लम से निकले वो सब हमारे ऊपर है और वही हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करता है. फोकस ऑन प्रेजेंट. हमें हमेशा लिव इन द प्रेजेंट. वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड मेक चॉइसेस बेस्ड ऑन करंट सर्कमस्टांसेस. ठीक है, इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट कि फ्यूचर में क्या होगा या पास्ट में क्या हुआ था. रोल ऑफ टीचर क्या है एग्जिस्टेंशियलिज्म के हिसाब से? फैसिलिटेटर ऑफ सेल्फ डिस्कवरी. बच्चों खुद के इंटरेस्ट और वैल्यूज़ को बच्चों को खुद जानना है, उनको ऑथेंटिसिटी के लिए और ज़्यादा एनकरेज करना है कि वो दे शुड बी ट्रू टू देमसेल्व्स. गाइड थ्रू एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस. उनको असिस्ट करना है स्टूडेंट्स बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर लाइफ्स बिग क्वेश्चन. उनके लाइफ के बिग क्वेश्चंस मे इट बी रिलेटेड टू देयर करियर और एनीथिंग, उनको क्वेश्चन करके उनको गाइड करना है. उनको सपोर्ट करना है उनके इंडिपेंडेंट थिंकिंग करने के लिए, एनकरेज करना है उनके खुद के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए एंड क्रिएटर ऑफ सेफ एनवायरनमेंट. एक सपोर्टिव एंड सेफ एनवायरनमेंट बनाने का भी काम टीचर का है एज पर एग्जिस्टेंशियलिज्म. करिकुलम एज पर एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है? पर्सनल रेलेवेंस. मेक लर्निंग कनेक्टेड टू स्टूडेंट्स लाइव्स एंड इंटरेस्ट. उनके लाइव्स एंड इंटरेस्ट से रिलेटेड उनका जो लर्निंग प्रोसेस होता है उस पर बेस्ड होना चाहिए.
क्रिटिकल थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है। एग्जिस्टेंशियल थीम्स यानी एक्सप्लोर फंडामेंटल लाइफ क्वेश्चन, जो रियल लाइफ क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर बेस्ड, उस बारे में भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। चॉइस एंड ऑटोनॉमी, अलाउ स्टूडेंट्स टू चूज़ एंड डायरेक्ट देयर लर्निंग, उनके लर्निंग प्रोसेस को उनको खुद ही डिसाइड करने दो। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस उनको देना बहुत ज़रूरी है थ्रू प्रैक्टिकल लर्निंग एंड सेल्फ एक्सप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन। उनका वो उन्होंने क्या सीखा, कैसे क्या उन्होंने अपना प्रोजेक्ट वर्क किया या कुछ भी उनको टास्क दिया था उन्होंने कैसे किया, उस चीज़ को वो आराम से आपके सामने रिफ्लेक्ट कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।